घर में चहल पहल मची हुई थी। शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। गंगा भी अपनी ही शादी की तैयारियों में व्यस्त थी। सुबह उठकर सज सवर के तैयार हो गंगा माँ से कहती है, माँ मैं बाजार जाती हूँ तो आज दहेज का सारा सामान ले आई। अब तो 3-4 दिन ही बचे हैं, फिर घर में भी बहुत सारा काम पड़ा है, इसीलिए बाजार से ही फुर्सत हो जाए फिर घर में जुटे। ठीक है बेटा, जैसा भी तुझे सही लगे कर, लेकिन हसमुख को भी साथ में लेती जा, तुम्हारी मदद करेगा। पर सामान कैसे लाओगी? माँ तुम उसकी चिंता नहीं करो, मैं किसी ना किसी की गाड़ी बुक कर लूंगी तो घर तक छोड़ देगा। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले हम गंगा के बारे में जानेंगे कि गंगा कौन है। गंगा अपनी छोटी बहन जमुना और भाई हसमुख और अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहती थी। उसका गांव जंगली इलाकों से लगा हुआ था और गांव में हर तरह की जातियां निवास करती थी। गांव के बीचों बीच मिट्टी की कच्ची दीवारों से खपरेल वाला घर था, जिसमें 3-4 कमरे और एक आंगन था। गंगा की माँ विमला देवी, जो देखने में बड़ी ही शांत स्वभाव की थी, पर असल में बनावटीपन बहुत कूट कूट कर भरा हुआ था। गंगा के पिता काशीनाथ जी बहुत ही सीधे साधे, भोले तथा स्वाभिमानी व्यक्ति थे। गंगा का भाई हसमुख लंबा चौड़ा, थोड़ा मोटा, मेहनतशील नौजवान लड़का था। गंगा की छोटी बहन गेहुआ रंग की, बड़ी बड़ी आंखें, ऊंची भूरी, अभी किशोरी ही थी। गंगा घर की बड़ी लड़की थी। माँ पापा के शांत स्वभाव के कारण उसके ऊपर घर की सारी जिम्मेदारी रहती है और वह घर के सारे काम वही संभालती है। घर के छोटे बड़े सभी तरह के कार्य को करने में माँ पापा का सहयोग करती है। खेतों के कार्य को भी जिम्मेदारी से करती है और अपनी पढ़ाई भी धीरे धीरे करके पूरी करती है। सारे कार्यों को करते करते वो हर जगह आना जाना करती है, तो वो एकदम निडर और निर्भीक सी हो जाती है। बात बात में झूठ बोलना, कहीं जाना और कुछ बताना, यही कोई कुछ बोले तो उससे लड़ जाना, ऐसा गंगा का स्वभाव है। आर्थिक तंगी और घर की परिस्थितियां खराब होने के कारण वो देह व्यापार जैसे कार्य भी करती है, जिसके चलते उसे परिवार के लोग सब घृणा करने लगते हैं। कहानी में आगे बढ़ती है। कहती तो सही हो बेटा, घर परिवार के भाई लोगों से बोल दो तो सामान ले आए। नहीं माँ, मैं कहाँ तक मनाती रहूं, सभी के सब, जब कोई तैयार ही नहीं है जाने को। तुमको इतनी चिंता पड़ी है अपने परिवार के लोगों की, तो माँ तुम ही जाओ बोल आओ। तभी उसकी माँ जाती है तो परिवार वालों से बोलती है कि जाओ भैया, बिटिया के साथ दहेज का कुछ सामान और कुछ घर के लिए सामान बाकी है तो ले आओ। तभी परिवार के लोगों में से कोई भी आगे नहीं बढ़ते और वह वापस घर की ओर लौट आती हैं। लौटते ही आकर बैठते हुए कहने लगी, हे भगवान, का जमाना है, मेरी बिटिया की शादी नहीं खिलवाड़ है लोगन के। ईश्वर बिटिया दे तो धन दे, ऐसी स्थिति ना दे। भाग्य को कोसते हुए रोने लगती है। तभी वहीं बैठी गंगा ये सब देख रही थी। तभी माँ से कहने लगी, मिल गई संतुष्टि माँ, तुमको देख ली, अपने परिवार वालों को तुम ही इतनी चिंता करती हो, मुझे थोड़ा ना पड़ी है, तुम पूछो। मानती ही बहुत है सब तुमको और तुम्हारे बच्चों को। अब तो देख ली ना, तुम्हें ही चिंता थी कि मेरी शादी है और मैं बाजार ना जाऊं, पर क्या करूं, तुम्हारी खातिर तो बैठ गई, अब तो हो गई ना तसल्ली। मुझे थोड़ा ना शर्म आती है, इतना शर्म लेके बैठूंगी तो तुम मेरी शादी ना ही कर पाओगी। तो क्या कहती हो माँ, मैं जाऊं या और किसी चाचा दादा को ताक के बैठूं? जा बेटा, अब तू ही तो जाएगी, कहाँ तक सोचोगी कि माँ तुम ना जाओ। अब बेटा बेटी सब तू ही तो है, पर हसमुख को भी साथ लेती जा। गंगा हसमुख को साथ में लेकर बाजार जाती है। दोनों भाई बहन शादी का सारा सामान खरीद कर सामान गाड़ी बुक करके घर आ गए। जैसे ही घर में सामान उतार कर रखते हैं तो जमुना उछलती कूदती हुई अपने भाई बहन की मदद करती है। साथ ही बड़ी बहन गंगा को चिढ़ाती है, अरे क्या दीदी, तुम तो सारा बाजार ही उठा लाई, इतना सब लेके जाओगी?
तो रखने की खातिर तुम्हारे ससुराल में जगह है या नहीं? तुम तो सारा घर ही ले जाएगी, तो फिर मेरे लिए क्या बचेगा? ऐसे तो माँ पापा को कंगाल ही कर दोगी। बड़ी खुशी से उछलती हुई जमुना ऐसे ही सबको चिढ़ाती रहती है। रात होते ही सभी साथ बैठकर रात का भोजन करते हैं और सब थकान से भरे हुए गहरी निद्रा में सो जाती हैं। सुबह चिड़ियों की चहचहाहट के साथ गंगा की माँ की सहसा आँख खुलती है, तो वे अपने बच्चों को आवाज लगाती हुई शयन से उठती है। अरे जमुना बिटिया, उठी कि नहीं? जरा देख तो बेटा, गाय को जरा सानी लगा दे, ना ही तो चाय नहीं मुँह छूट जाएगी। अरे माँ, तुम आज तो दीदी से कह दो, जब वह ससुराल चली जाएगी तो मुझे ही करना पड़ेगा। इतने में माँ स्वयं ही जाती है और गाय को सानी भूसा देकर आती है। दिन चढ़ते ही सब अपने अपने कामों में लग जाती है। मिलजुल कर घर की साफ सफाई, साज सज्जा के कामों में संध्या हो गई और सब फिर साथ में भोजन ग्रहण करके सो जाते हैं। भोर होते ही जून के महीने की चढ़ती धूप बदन को पसीने से तर कर देती है। सुबह से उठकर सब आंगन और द्वार को लीप पोत कर सजाते हैं। हसमुख भी खेत से तरह तरह की सब्जियों का इंतजाम करता है और बची हुई चीज भी सब इकट्ठा करता है। आज घर में उसकी बड़ी बहन गंगा के विवाह के मंडप की तैयारी हो रही है। तभी गंगा माँ के पास जाती है और धीमे स्वर में कहती है, अरे माँ, अब जाती काहे नहीं हो? अपने परिवार के लोगों को न्योता दे आओ और सभी से कह देना कि आज मंडप से लेकर विदा तक खाना हमारे घर में ही होगा, ताकि फिर दोबारा ना कहना पड़े। फिर नहीं तो सब मुंह फुलाए फिरते हैं और सभी से कहेंगे फिर कि बिटिया की शादी कर ली और पूछी तक नहीं है। और पापा से कह दो माँ कि मड़वाई का सामान भी बोल देंगे। तभी गंगा की माँ विमला देवी हाँ कहकर चली जाती है। पड़ोस में परिवारजनों के घर और सभी का न्योता करके वापस घर आती है और आते ही ऊंचे स्वर में आवाज लगाती है, अरे ओ जी कहाँ हो? सुनते काहे नहीं हो? तभी गंगा के पिता काशीनाथ जी शांत स्वर में, अरे का है भाग्यवान, काहे शोर मचावत हो? तभी गंगा की माँ कहने लगती है, आज तो मंडप है तो मड़वाई का सामान मंगवा ही लो। सांझ होते ही मंडप डलेगा, ताकि कमी नहीं होए कछु चीज की। ठीक है, कहकर काशीनाथ जी चले जाती है। सभी परिवार की औरतें भी आ जाती है। सब मिलकर भोजन तैयार करती है और अभी साथ बैठकर भोजन करते हैं। दिन के दोनों पहर बीत चुके थे और संध्या का समय आ गया। हसमुख सारा सामान लेकर घर पहुंच गया। आखिर तो मंडप डालने की शुभ घड़ी आ ही गई। धीरे धीरे सभी लोग इकट्ठा हो जाए और लोगों की शोरगुल से आंगन गूंज रहा था। सभी बड़े उत्साह से मंडप डाल रहे थे और कुछ औरतें बैठकर मंडप के गीत गा रही थी। पर दिन भर कोई ना कोई कामों में उलझे रहने वाली गंगा आज एक कोने में सिमटकर बैठी ना जाने किन ख्यालों में खोई हुई थी। या तो घर के काम काजों की चिंता, या फिर घर छोड़ने, या तो माँ पापा या हसमुख और छोटी बहन जमुना से दूर जाने का ख्याल उसे अंदर ही अंदर से खाए जा रहा था। जैसे तैसे मंडप का कार्यक्रम पूरा हुआ। सब खा पीकर अपने अपने घर चले गए और घर पर भी सब थकान के कारण सो गए। आज गंगा बिस्तर पर लेटी हुई घड़ी के कांटे को देख रही थी, मानो जैसे वो रात्रि का एक एक पल गिन रही हो। तभी एकाएक बगल में सोई हुई जमुना की आंख खुलती है तो कहती है, का दीदी, तुम्हारी शादी तो परसों है, तुम तो आज ही से जाग रही हो और हमारी भी नींद खराब कर रही हो। ससुराल तुमको जाना है, हमको नहीं, इसीलिए कह रही हूँ अब सोई जाओ। ससुराल में तो जागना पड़ेगा ना। गंगा जमुना को डांटते हुए कहती है, चल ज्यादा हमरी जिज्जी ना बन, सो जा अब। तभी जमुना हंसती हुई चादर तान कर सो जाती है। सुबह में अंगड़ाई लेते हुए जमुना नींद से जागकर बिस्तर पे उठकर बैठ जाती है। तभी देखती है तो उसकी बड़ी बहन गंगा नींद में खोई हुई खराटे भरती है। ये सब नजारा निम्मो देखकर हंसती है
अरे ओ दीदी, आज कौन से सपने में खोई हो? मन ही मन मुस्कुराए जा रही हो। उठना नहीं है क्या? आज तो तुमको हल्दी लगेगी। आज तो तुम्हारी हल्दी की रस्म होगी। तभी गंगा की नींद खुलती है और बिस्तर को सही करते हुए जमुना से कहती है, चल जा अब यहाँ से। तू तो उठते ही मेरी माँ बन जाती है। बस बड़बड़ करती रहती है सुबह से। तेरा मुंह भी नहीं दुखता। चल जा भी, जमुना माँ को देखकर आ। क्या करती है? बिस्तर में भी नहीं, सुबह से कहाँ लगी है? आज काम भी बहुत है। जमुना हाँ ठीक है कहकर चली जाती है। तभी माँ अपने नित्य क्रियाओं से फुर्सत होकर अंदर प्रवेश करती है। जमुना, अरे माँ, तुम तो नहाकर आ गई और दीदी तुम्हें सुबह से ढूंढ रही है। माँ, काहे अब का हुआ दीदी को? चलो अब तुम लोग भी नहा धोकर तैयार हो जाओ। चल, और हाँ, आज पीले वस्त्र पहन लेना। आज गंगा की हल्दी जो है। तभी जमुना और गंगा नहाकर तैयार होती है। तभी जमुना गंगा से कहती है, अरे दीदी, थोड़ा बालों में गजरा तो लगाई लो, तभी तो लगेगा कि तुम्हारी हल्दी हो रही है। और क्यों नहीं, बड़ी सुंदर भी लगोगी। तभी जमुना गंगा के बालों में गजरा लगाती है और फूलों का हार पहनाती है। हाथों में भी फूलों से बने गजरे पहनाती है और गंगा की नज़र उतारते हुए कहती है, अरे वाह दीदी, तुम आज तो कोनो देवी से कम नहीं लगती हो। चलो अब मेरे साथ आंगन में चलो, सभी वहाँ इंतजार कर रहे हैं। दोनों बहन आंगन में जाती है। पूरा आंगन औरतों और बच्चों से भरा हुआ था। गंगा को मंडप के नीचे बैठाती है और सभी हल्दी के गीत गाती हुई गंगा को हल्दी लगाती है। गंगा का पूरा बदन हल्दी के रंग में रंग जाता है और सभी एक दूसरे को भी हल्दी लगाती है और सभी खुशी से नाचने लगती हैं। तभी गंगा के पिता काशीनाथ जी किनारे बैठ गंगा की हल्दी की रस्म का आनंद लेते हुए विचारों में खो जाते हैं कि कब उनकी गंगा छोटे से घर के एक छोटे बड़े कामों को करते करते बड़ी हो गई और आज विवाह की घड़ी भी आ गई। मन ही मन काशीनाथ जी सोचते रहे कि ये बिटिया कैसा धन है कि एक ना एक दिन किसी दूसरे को सौंपना पड़ता है। ये धन भी बड़ा सुखदाई और बड़ा दुखदाई भी है, पर ये तो संसार की रीति है। बेटी आज तो यहाँ तो कल किसी और के घर की शोभा बनेगी। तभी विमला देवी आवाज लगाती हुई वहां आती है, जमुना ओ जमुना, कहाँ हो? अरे सभी के चाय पानी की व्यवस्था कर दो, अब तो तुझे ही सब काम संभालने होंगे। दीदी को भी हल्दी लग गई, अब वह कोई काम ना ही करेगी, तो अब जा तू ही रसोई देख ले। तभी जमुना हंसते हुए आती है, अरे माँ, हम काहे कोई काम करे, अब दीदी तो आराम में है। हंसते हुए, एक काम करो माँ, हमरा भी ब्याह करा दो ताकि हम भी आराम में रहे। और हंसते हुए चली जाती है रसोई में। तभी वहाँ पे बैठे हुए सभी लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं, कितनी मजाकिया है जमुना। तभी जमुना चाय लेकर आती है और सभी को चाय देते हुए कहती है, सभी टाइम से सोई जाना ताकि कल उठते ही सब अपने अपने काम में लग जाए। कल बारात जो आनी है दीदी की। तभी विमला देवी जमुना को काम में लगा देखकर बड़ी खुश होती है और सोचती है कि अब जमुना भी बचपन से जिम्मेदारी की ओर बढ़ रही है। सभी अपने अपने बिस्तरों में जाकर सो जाते हैं। घर आंगन आज रंग बिरंगे फूलों से सजा हुआ है। सुबह से ही घर में चहल पहल मची हुई है। लोगों का आना जाना लगा हुआ है। सब बड़ी उत्सुकता से काम में जुटे हुए हैं। द्वार में विशेष तरह की साज सज्जा में हसमुख भी बड़ी उत्सुकता से लगा हुआ है। एक तरफ जयमाला के लिए स्टेज बनाया जा रहा है और द्वार के मुख्य दरवाजे को भी रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया है। दूसरी तरफ कुछ हलवाई तरह तरह के व्यंजन बनाने में लगे हुए हैं और काशीनाथ जी सभी कार्यों की निगरानी में बाखूबी लगे हुए हैं कि कहीं कोई कमी न रह जाए। आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजर ही गया। आखिरकार रात संध्या का झुकमुक अंधेरा सा होने लगा, पर आज घर आंगन बिजली की रोशनी से चमक रहा था। तभी काशीनाथ जी परिवार के सदस्यों से बोले,
भाइयों, कुछ लोग जनवास में जलपान की व्यवस्था को देख लो तो बारात आ ही गई है, तो कुछ लोग द्वार में बारात को अगुवाई के लिए खड़े रहेंगे। सब सही ढंग से हो जाए, कोई नाम ना धर पाए। परिवार के कुछ भाई बंधु जाते हैं, सारी जिम्मेदारी देखते हैं और बारात द्वार पे आती है और टीके की रस्म होने लगती है। अंदर एक कमरे में गंगा आज जो दुल्हन के लिबास में सज रही होती है और सभी सखियां उसके श्रृंगार में लगी होती है। तभी जमुना हंसती हुई सखियों से कहती है, अरे रे रे, बस भी करो अब, कितना सजाओगी दीदी को, कोई मुझे भी तो सजा दो ताकि कोई मुझसे भी विवाह कर ले। सभी सखियां ठाके लगाकर हंसने लगती है जमुना की बातों में। जमुना पर्पल रंग का लहंगा चोली पहनकर कभी बाहर जाकर दूल्हे को देखती है तो कभी अंदर आकर अपनी बहन गंगा से ठिठोली करती है हंसते हुए। अरे ओ दीदी, तुम इतना सजी हो तो भी कोयले की खान सी लग रही हो, आज तो दूल्हा तुम्हें पसंद ही नहीं करेगा, और हंसते हुए बाहर चली जाती हैं। तभी गंगा की सभी सखियां गंगा को लेकर जयमाला के लिए जाती हैं। मंगल गीत गाते हुए स्टेज पर पहुंचती हैं। तभी वहीं खड़ी जमुना को उपहास सूझता है और वे दूल्हे की तरफ इशारा करके सखियों से कहती हैं, अरे तुम सब लोग गाए जा रही हो, लल्ली मोरी छोटी सी, लेकिन हमारी दीदी तो जीजा जी से भी बड़ी ही है। तभी स्टेज में खड़े सभी लोग हंसने लगते हैं। तभी जयमाला की रस्म होती है और सभी लोग दुल्हन को लेकर मंडप के नीचे आती है और मंडप के नीचे विवाह की सारी रस्में होने लगती हैं। तभी लड़की के हाथ पीले करने की घड़ी आती है तो गंगा के माँ पापा दोनों गंगा के हाथों में हल्दी लगाते हैं और हाथ पीले करते ही दोनों की आंखें भर आती हैं और गंगा भी धीरे धीरे सिसकियां भरने लगती है। ये हाथ पीले करने की रस्म इतनी दुखदाई होती है कि सबकी आंखों से अश्रु झलकने लगते हैं और पंडित के मंत्र उच्चारण के साथ फेरों की रस्म होती है और गंगा का विवाह संपन्न होता है। जैसे तैसे रात बीतकर सुबह हो जाती है और विदाई की घड़ी आ जाती है। विदाई के समय गंगा माँ के गले लगकर बहुत रोती है, जैसे आज वह अपने ही लोगों को छोड़कर जा रही थी। जिस घर आंगन में बचपन बीता आज सब छोड़ना पड़ रहा था। सहसा गंगा की नज़र जमुना के ऊपर पड़ती है, जो दिन भर की चिड़ियों की तरह चहकती है और आज कोने में दीवार से टिकी हुई रोई जा रही थी, मानो पहली बार उसकी आंखों में अश्रुओं का सैलाब उमड़ पड़ा हो। तभी गंगा दौड़कर जमुना के गले से लगाते हुए एक बार बोलती है, जमुना। फिर उसका कंठ करुणा से भर जाता है और कोई शब्द ही नहीं निकलता। दोनों कुछ क्षण तक लिपट कर रोती रहती है। इसके बाद हसमुख गंगा को ले जाकर कार में बैठा देता है। तभी कार आगे बढ़ती है और जमुना दीदी दीदी करके रोती रहती है। कुछ देर बाद गंगा अपने ससुराल पहुंच जाती है। उसके ससुराल में सास ससुर जेठ जेठानी सहित सभी लोग नई दुल्हन के स्वागत के लिए खड़े थे। तभी कार द्वार पर आकर रुकती है और कुछ औरतें आकर दुल्हन को कार से नीचे उतारती है। द्वार की रस्मों के बाद दुल्हन को अंदर ले जाती हैं। गंगा के ससुराल पहुंचते ही सब बड़ी उत्सुकता के साथ नई नवेली दुल्हन का स्वागत बड़ी ही धूमधाम से करते हैं। घर को गहरे पीले रंग के पेंट किया गया था, तरह तरह की चित्रकारी की गई थी। घर भी दुल्हन की तरह सजा हुआ था। दुल्हन की अगुवाई की सारी रस्में पूरी होती है। गंगा भी एक नए घर में नए लोगों के साथ घुलने मिलने लगती है। गंगा के पति कुंदन बड़े ही शांत स्वभाव के एक सीधे साधे इंसान हैं, जिनकी शिक्षा दीक्षा गंगा से बहुत कम है और गंगा अपने ससुराल में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी है। गंगा के पति अपने गांव में न रहकर काम के सिलसिले में बहुत पहले से ही दिल्ली में रहते हैं। ससुराल में गंगा अपने सास ससुर पति के साथ रहती है, पर उसे मायके की चिंता हर घड़ी सताती रहती है, क्योंकि अभी गंगा की 12वीं की परीक्षा है। गंगा हर रोज माँ को फोन कर पूछती है रहती है और जमुना से भी ढेर सारी बातें करती है। 2 महीने बाद गंगा वापस मायके आती है तो वह बहुत खुश होती है। तभी जमुना उछलती हुई आकर गंगा के गले लग जाती है और हंसते हुए कहती है, का दीदी, तुमको हमारी याद नहीं आती थी? तुम तो ससुराल जाके आने का नाम ही नहीं लेती हो। तुम तो जीजा जी को पाकर हमको तो भूल ही गई थी जैसे। नहीं जमुना, ऐसी कोई बात नहीं है। जब तू ससुराल जाएगी तब तो पता चलेगा। चल जा, अब चाय पिलाएगी या नहीं? जमुना, अच्छा तो तुम अब मेहमान हो
कि मैं चाय बनाऊं। गंगा, तुम बिल्कुल भी नहीं बदली हो जमुना, क्या होगा तुम्हारा? जमुना, हम तो जमुना है जमुना, हंसते हुए चाय बनाती जाती है। तभी गंगा और सभी लोगों से बात करने लगती है। समय धीरे धीरे बीतता चला जाता है, कभी इधर तो कभी उधर गंगा का आना जाना लगा रहता है। इसी तरह गंगा की शादी को सालों बीत गए। इन दिनों गंगा ससुराल में ही थी और गंगा के पति दिल्ली में है। तभी एक दिन गंगा अपनी सासू माँ से बोली, माँ जी, अब मैं शहर जाना चाहती हूँ। मैंने एक ऑफिस में काम की तलाश की है, तो वहाँ के मैनेजर ने बुलाया है, तो मैं अब जाना चाहती हूँ। हाँ गंगा, चली जाओ, पर कुंदन से पूछ लो क्या कहता है वह। यदि कह दे तभी जाना। गंगा जवाब में हाँ ठीक है कहती है और फोन पर कुंदन से भी बात करती है। पहले तो कुंदन कोई भी काम करने के लिए मना कर देता है, पर गंगा के बहुत बोलने पर वह मान जाता है। गंगा दूसरे दिन अपने शहर चली जाती है और वहां पर जाकर काम के लिए उसी ऑफिस में जाती है जहां उसने बात की थी। दरअसल गंगा जिस ऑफिस में बात करके घर घर से आई थी, वह कोई ऑफिशियल ऑफिस नहीं था, बल्कि नॉर्मल एक फोटो अपलोड की दुकान थी। और वहां का मकान मालिक देखने में खड़ूस स्वभाव, गोरा मोटा व्यक्ति था, जिसकी उम्र तकरीबन 55-60 के लगभग थी। वह व्यक्ति अपने बीवी बच्चों से दूर रहता था। वह दुकान पर हर 2-3 महीने में कोई ना कोई नई लड़की को अपनी दुकान में काम के लिए रखता था। दुकान में ही एक किचन था जिसमें खाने पीने का सारा सामान होता था और जो भी लड़की काम में आती थी वह उसी से अपने खाने की चीजें बनवाता था। गंगा जाती है, अंकल जी, मैं काम की तलाश में आई हूँ, क्या आपकी दुकान में काम मिल जाएगा? व्यक्ति, हाँ क्यों नहीं, वैसे भी जो लड़की आती थी वह रोज रोज छुट्टी करती है, तो तुम आ जाओ, पर यहाँ की कुछ शर्त है, मानोगी तो कल से आ जाओ। ठीक है, मुझे मंजूर है, गंगा कहती है। बोलकर गंगा वापस चली जाती है। जाकर अपने सास से बोलती है, हाँ माँ जी, कल से मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा। उसकी सास सुनकर खुश हो जाती है कि मेरी बहू अब ऑफिस जाएगी। गंगा को अंदर ही अंदर डर सताई जा रहा था कि कहीं सासू माँ दुकान का नाम सुनकर काम के लिए मना ना कर दे। इसीलिए वह झूठ बोल देती है कि मुझे ऑफिस जाना है। गंगा के पास तो अपने शानो शौकत के लिए तो पर्याप्त पैसे होते हैं, पर उसे अपने मायके की चिंता के कारण वह काम के लिए जाती है और अपने ससुराल वालों को ये सच्चाई नहीं बताती है। जमुना की जरूरतों को पूरा करना और पिता के कर्ज की चिंता के कारण इस सत्य को ससुराल वालों से छुपा कर रखती है। यहाँ तक कि अपने पति कुंदन को भी सारी सच्चाई नहीं बताती। कुछ दिन काम को सही तरीके से करती रहती है। उसे काम के 5,000 रुपये मिलते हैं, जिनसे गंगा की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती। घरेलू जरूरतों के चलते पैसे की भूख ने गंगा को अंधा कर दिया और उधर कामुकता में लिप्त उस दुकान का मालिक पैसों का लालच देकर गंगा को अपनी हवस का शिकार बनाया। गंगा को अच्छे खासे पैसे देता। अब तो गंगा को पैसों की लत ही लग गई। कुछ दिन बाद गंगा डेली गांव न जाकर शहर में ही रहने लगी और तभी उसने सोचा कि जमुना को भी अपने पास बुला लूं। उसने फोन कर जमुना से बात की और उसके पास आने को कहा। अगले दिन सुबह जमुना गांव से बस पकड़कर पहुंच गई। तभी गंगा बस स्टैंड जमुना को लेने गई और दोनों बहनें ऑटो रिक्शा से अपने रूम पर आ पहुंची। रूम पर आते ही जमुना की बड़बड़ शुरू हो गई। वह बोली, अरे वाह दीदी, तुमको आखिर आ ही गई। शहर में कैसे मान गई तुम्हारी सासू माँ? गंगा, अरे मम्मी जी तो नहीं जानती है कि मैं दुकान में काम करती हूँ, उनको तो यही पता है कि मैं ऑफिस जाती हूँ। तभी जमुना कहती है, और जीजा जी को तो बताई होगी ना? नहीं जमुना, उनको भी नहीं पता, नहीं तो वो थोड़े ही दुकान में काम करने देते, और तुम भी कभी नहीं बताना। हाँ, पर क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ गलत कर रही हो जो सही नहीं बताई? जबकि वो वहाँ से भी तुम्हारे लिए पैसे भेजते हैं, तो तुम्हें बताना चाहिए। बाकी तुम जानो, जो होगा देखा जाएगा। तुम ज्यादा ना सोचो, और ये बताओ, तुम भी दुकान में काम करेगी या फिर कोई और काम ढूंढ दूं? जो तुम्हें उचित लगे तो करो। अभी तो मुझे कुछ पता नहीं, मुझे तो निकलने में भी डर लगता है। दोनों लगातार बातों में मग्न रहती है। गंगा जमुना को शहर के बारे में बताते हुए कहती है, तुम अभी 1-2 बार ही तो आई हो, इसीलिए कुछ पता नहीं, रहते रहते सब जानने लगोगी। अगली सुबह दोनों बहनें उठती है तो दोनों चाय नाश्ता करके तैयार हो जाती हैं। तभी गंगा कहती है जमुना से, जमुना, अब मैं दुकान जाऊंगी और तुम रूम पर ही रहना, और साथ साथ तुम्हारे लिए भी काम तलाशना है। शाम होते ही आ जाऊंगी।
जमुना, अरे दीदी, तुम जाओगी तो मैं कैसे रहूंगी, मुझे तो कोई जानता भी नहीं, तो मैं सारा दिन कैसे अकेली रहूंगी। गंगा, तो क्या तुम भी चलोगी मेरे साथ दुकान? ठीक है बोलकर जमुना जाने को तैयार हो जाती हैं और दोनों बहनें साथ ही दुकान की ओर जाती है। दुकान उनके रूम से कुछ दूरी पर होती है। कुछ देर बाद दोनों दुकान पहुंच ही जाती है। प्रवेश करते ही गंगा को देखकर दुकान के मालिक की नजरें जमुना पर जा टिकती हैं, तो वह एक टकसा बिना पलक झपकाए देखता रहता है और जैसे जमुना को देखकर खुली आंखों से सपने बुनता रहता है। और जमुना जाकर गंगा की सीट पर बैठ जाती है और गंगा मालिक से बात करने लगती है। तभी वह व्यक्ति गंगा से कहता है जमुना की तरफ इशारा करके, अरे गंगा, ये लड़की कौन है इतनी सुंदर, क्या मस्त अदाएं है इसकी, जवानी तो हृदय में घर कर गई। गंगा, अब बस भी करिए, यह मेरी छोटी बहन जमुना है, कल ही गांव से आई है, अब यही मेरे साथ ही रहेगी और इसके लिए भी कोई काम ढूंढना है तो यह भी कुछ करेगी, खाली बैठने से तो अच्छा ही रहेगा। तभी वह व्यक्ति कहता है, अरे गंगा, कोई और काम ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, इसके लिए तुम्हें चिंता करने की भी जरूरत नहीं है, इसे यहीं पर रहने दो, यहीं पर दुकान संभालेगी और मेरी जरूरतों को भी पूरा करेगी। यदि काम ढूंढना है तो तुम ही चली जाओ, यदि कहीं मिले तो कर लो, बाकी तो मैं हुई। गंगा भी उस व्यक्ति की बातों से सहमत हो जाती है। पैसों की भूख में अंधी होकर वह अपने साथ साथ जमुना भी को भी दांव पर लगा देती है। अगले दिन से गंगा जमुना को दुकान में ले जाकर छोड़ देती है और कहती है, जमुना तुम मेरी जगह दुकान संभालो, तब तक मैं कोई दूसरा काम ढूंढती हूँ, तुम अब दुकान में अच्छे से काम करना। जमुना बड़े ध्यान से सुनती रहती है और कहती है, दीदी तुम चिंता नहीं करो, हम सारे काम अच्छे से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तभी गंगा वहां से चली जाती है और जमुना दुकान में ही रहती है। तभी कोई ना कोई ग्राहक आता है तो जमुना बड़ी ही उत्सुकता से काम करती रहती है। उधर कामुकता में लिप्त वह व्यक्ति जमुना को मदहोशी भरी नजरों से देखता रहता है। जैसे ही ग्राहकों को तांता बंद हुआ तो वह जमुना की कुर्सी के पास जाकर जमुना से बोला, जमुना तुम बहुत ही मेहनतशील लड़की हो और बड़ी खूबसूरत भी हो, और तुमको क्या क्या काम करना आता है, खाना बनाना भी आता है या नहीं? जमुना, अरे अंकल जी, हमको तो बहुत सारे व्यंजन बनाने आते हैं, हम तो दीदी से भी ज्यादा व्यंजन बना लेते हैं। तभी वह व्यक्ति जमुना की बातों में खो जाता है। शाम होते ही जमुना घर चली जाती है। दूसरे दिन दुकान आकर जमुना दुकान खोलती है और बड़ी लगन और निष्ठा से अपने काम में जुट जाती है। ऐसा करते 2-3 दिन बीत जाते हैं और उस दुकान के मालिक से तो जैसे धैर्य ही नहीं हो रहा था। वह हर समय बस जमुना के करीब आने की कोशिश करने लगा। अगले ही दिन जमुना जब दुकान पहुंची तो उस व्यक्ति की नजर जमुना से हटी नहीं रही थी। आज जमुना ने गुलाबी कलर का सूट पहने हुई थी, जिससे उसके हुस्न की सुंदरता भी गजब ढा रही थी। तभी वह व्यक्ति जमुना के पास जाता है और कहता है, जमुना, आज मुझे कुछ अच्छा खाने का मन है, तो तुम कोई अच्छा सा व्यंजन बना दो, तो फिर दोनों बैठकर खाएंगे। तभी जमुना ठीक है कहकर उस व्यक्ति के साथ ही उसकी रसोई में जाती है और बगल में पास्ता का पैकेट उठाकर बनाने लगती है। तभी वह व्यक्ति उसे हैवानियत भरी नजरों से देखता है, अतः उसका धैर्य टूट जाता है और वह जमुना को पीछे से उसके पेट पर दोनों हाथ डालकर पकड़ लेता है और अपने सीने से लगा लेता है। तभी जमुना उस व्यक्ति के हाथ को एक झटके से हटाते हुए कहती है, ये क्या कर रहे हैं आप, शर्म नहीं आती ऐसी हरकत करते हुए? दिखने में तो मेरे बाप के समान हो, पर इंसानियत बेच खाई हो क्या? इतना कहकर जमुना दुकान से निकल जाती है और रूम पहुंचकर बिस्तर में जाकर लेट जाती है और इतने में गंगा भी आ जाती है। तो जमुना को लेटा हुआ देखकर वह जमुना से कहती है, क्या हुआ जमुना, आज तो तुम लेटी हो, क्या बात है? आज तुम्हारा मूड भी नहीं सही नहीं लगता, क्या हुआ? मेरी लाडो बहना को गंगा प्यार जताते हुए कहती है। तभी जमुना झल्लाते हुए कहती है, दीदी तुम कैसे काम कर लेती थी वहाँ, कैसा आदमी है, शर्म ही नहीं है उसको। दीदी, आज वह व्यक्ति मुझे बोला कि कुछ खाने के लिए बना दो, तो मैं बनाने लगी, तभी वह पीछे से आकर मुझे पकड़ लिया, तभी मैं वहां से भाग निकली। अब मैं उधर दोबारा नहीं जाऊंगी, मेरे बस की नहीं है दुकान और ना ही ऐसा कोई काम। तभी गंगा कहती है, मैं बताऊंगी उसको। जमुना को सांत्वना देते हुए, कहीं ना कहीं इच्छा तो गंगा की थी,
तभी जमुना के साथ ऐसा हुआ आज। सुबह सुबह गंगा बिस्तर से उठकर चाय नाश्ता बनाती है और जमुना को उठाती है। सहसा आवाज लगाती है, जमुना ओ जमुना उठो भी, अब सुबह हो गई है। तभी जमुना की आंख खुलती है तो फिर जमुना की आंखों में वही दुकान का दृश्य सामने चलता रहता है, जिसे जमुना डर के मारे सहमी सहमी सी रहती है और चादर तानकर फिर से आंखें बंद कर लेती है। तभी वहां गंगा आती है और अपनी बहन जमुना को जगाती है। तभी जमुना कहती है, दीदी मुझे दुकान नहीं जाना, मैं यही रूम पर ही रहूंगी। और गंगा से लिपट कर रोने लगती है। उसके सर पर हाथ फेरते हुए गंगा कहती है, अच्छा बाबा ना जाना, मैं नहीं कहूंगी कुछ भी। तभी दोनों बहनें साथ बैठकर चाय पीने लगती है। फिर गंगा अपने काम पे चली जाती है। तो गंगा आज फिर उसी दुकान में जाती है तो दुकान का मालिक भी गंगा पर झल्लाया रहता है। देखते ही कहने लगता है, क्यों गंगा, तुम्हारी बहन तो कुछ ज्यादा ही तेवर दिखाती है, पर है तो गांव की साधारण सी लड़की और नखरे विदेशी मैडम जैसी है। तभी गंगा कहती है, हाँ वो इस टाइप की लड़की नहीं है, पर आप उसे कुछ दिन रहने समझने तो देते। वो अभी शहर में रही कहाँ है, दिन बीतते जाते हैं। और गंगा कई ऐसे ऑफिस तलाश लेती है और कभी यहाँ तो कभी वहाँ जाती रहती है। कुछ दिन बीतते हैं तो गंगा के पति कुंदन कुछ दिन छुट्टियों में अपने घर आते हैं। तो आते ही वह तो रेलवे स्टेशन पर उतरकर गंगा के रूम पर ही जाते हैं। तभी आज दोनों बहनें घर पे ही होती है। कुंदन को देखकर एक तरफ तो गंगा खुश होती है कि उसके पति घर आई है, तो दूसरी तरफ डर के मारे सहम जाती है कि कहीं कुंदन को सच्चाई का पता लगा तो वो अपना आपा खो देंगे। 2-3 दिन तो गंगा कहीं जाती नहीं। वह कुंदन के साथ घर पे ही रहती है और जमुना से भी कहती है कि वह कोई भी सच्चाई कुंदन को नहीं बताए। जमुना धीरे से हाँ कहती है। 4-5 दिनों बाद कुंदन अपनी पत्नी गंगा और अपनी पत्नी की बहन जमुना को लेकर अपने गांव चला जाता है। तभी गंगा वहां से भी 2 दिन बाद शहर आती है। वह कहती है कि ज्यादा दिन की छुट्टी नहीं है, ऑफिस से तो मुझे जाना पड़ेगा। तो अब गंगा का डेली का आना जाना होता है। वह सुबह आती और शाम को जाती थी। कुछ दिन बीत जाते हैं तो गंगा कुंदन को भी इसी शहर में काम करने को कहती है। तो गंगा के बहुत कहने पर कुंदन भी मान जाता है और कुछ दिनों बाद फिर से दोनों जमुना को लेकर शहर आती हैं और उसी रूम में रहने लगते हैं। धीरे धीरे कुंदन को गंगा के काम के बारे में पता चलता है तो वह गंगा को बहुत बुरा भला कहता है, यहाँ तक कि वह शादी तोड़ने की बात भी करता है और गंगा पे हाथ भी उठाता है। तो गंगा कुछ देर रोती रहती है। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है। 5-6 महीने बीत जाते हैं। तभी गंगा गर्भवती हो जाती है तो उसका इलाज शुरू हो जाता है। तभी इन दिनों गंगा भी काम पे नहीं जाती और जमुना एक दूसरे फील्ड वर्क में जाने लगी। कुछ दिनों उसका काम अच्छा चलता रहा। उस फील्ड वर्क में गांव के ही कुछ लोग होते हैं। कई लड़के गांव के ही जमुना के दोस्त रहते हैं। काम ठीक से चलता रहता है कि एकाएक कंपनी ही बंद हो जाती है। तो अब जमुना भी रूम पर रहती है। धीरे धीरे कुंदन की नज़र भी जमुना के ऊपर टिकी रहती है। वह भी हर तरह से जमुना से छेड़खानी करता रहता है और गंगा तो जैसे कुछ बोलने के लायक ही नहीं रही। अब वह जमुना को किसी और के हवाले कर सकती है तो यह तो उसका पति है और कैसे मना कर सकती थी। और वह खुद भी पैसों की लालच में बस ऐसे ही कामों में सराबोर हो चुकी थी। तभी जमुना ने ठान ली कि वह अब शहर में नहीं रहेगी और अगली सुबह वह अपने गांव जाने की तैयार हो जाती है। तभी गंगा कहती है, जमुना तू कहाँ जा रही है? तभी जमुना कहती है कि मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ, अब मैं गांव जाना चाहती हूँ। अब माँ पापा की याद भी बहुत आती है तो कुछ दिनों उनके पास रह लूं। तभी गंगा कहती है कि अब तो मेरी कंडीशन भी ठीक नहीं है, मुझसे काम भी नहीं होता है और अगले ही महीने डिलीवरी की डेट भी है। तो अब चल कुछ दिन गांव में ही रहना मेरे ससुराल में। और अगली सुबह फिर से सभी लोग गांव निकल गए और जैसे तैसे समय बीतता गया। घर में जमुना सभी लोगों के साथ सुरक्षित ही थी। 1 महीना बीत जाता है तो गंगा की डिलीवरी भी हो जाती है। गंगा एक सुंदर सी बिटिया को जन्म देती है। तभी जमुना बड़ी खुश हो जाती है और दिन भर उस बच्ची की सेवा में ही जमुना लगी रहती है।
दिन भर बिटिया के साथ खेलती रहती है। कभी कभार जाकर अपने गांव माँ पापा से मिलकर आती है। बाकी समय गंगा के ससुराल में ही बिताती है। अब तो बिटिया भी 9-10 महीने की हो जाती है और सब ठीक ठाक ही चलता रहता है। संध्या का समय था। जमुना बिटिया के साथ आंगन में खेल रही थी। तभी हंसमुख आता है। तभी अचानक से हंसमुख को देखकर जमुना उछलने लगती है। जल्दी जल्दी भाई की आवभगत करती है और कहने लगती है, भैया बड़े दिनों बाद मेरी याद आई। इतने दिनों से आने का मन नहीं होता था क्या? और माँ पापा कैसे हैं? सब ठीक तो है ना? अब रक्षाबंधन आ गया है तो आ गए लेने, नहीं तो याद ही नहीं आती तुमको। नहीं जमुना, आना ही था तो माँ ने कहा जरा त्योहार नजदीक आ जाने दे, इसीलिए मैं रुका रहा, नहीं तो कब का आ जाता। मुझे भी अच्छा नहीं लगता था, तुम्हारी किचकिच सुने बिना खाना ही नहीं पचता था। वो तो माँ ने ही रोका था, नहीं तो कब का आ जाता। और तू बता, यहाँ तो नहीं झगड़ती किसी से? और गंगा दीदी कहाँ है? तभी जमुना जाती है और गंगा को बुलाती है, कहती है हसमुख भैया आए हैं। तभी दोनों बहनें आकर हसमुख से फिर बातें करने लगती हैं। तभी हसमुख गंगा से कहता है कि दीदी सुबह तैयार हो जाना, टाइम से निकल चलेंगे। गंगा ठीक है बोलकर काम पे लग जाती है। अगली सुबह जमुना थोड़ा जल्दी जाग जाती है और अपने घर जाने की खुशी में सारे काम जल्दी जल्दी बहन के साथ मिलकर करती है। फिर दोनों बहनें तैयार होकर भाई के साथ अपने मायके के लिए निकल जाती है। शाम होते ही वह अपने मायके पहुंचती है। फिर से एक बार सारा परिवार साथ में होता है। गंगा के माँ पापा भी गंगा की बिटिया को लेकर बड़े ही उत्साहित रहते हैं और सुबह से शाम तक बस पोती के साथ ही बिताते रहते हैं। 2 दिन बाद जमुना गंगा से कहती है कि दीदी आज तो रक्षाबंधन है, चलो जल्दी से तैयार होकर पहले भैया को राखी बांध दे, फिर सारे काम करते रहेंगे। तभी दोनों बहनें भाई को बड़े प्रेम से राखी बांधती हैं, मिठाई खिलाती है और तरह तरह के पकवान बनाती हैं। सभी साथ में बैठकर खाते हैं। सभी के दिन आनंद से गुजरते रहते हैं। 4 से 5 दिन बीत जाते हैं और 6वें दिन सुबह के पहर ही अचानक से गंगा के पापा को चक्कर आता है तो वे गिर जाते हैं और बेसुध हो जाते हैं। काफी देर तक होश में नहीं आते तो गंगा उनको हॉस्पिटल लेकर जाती है तो निजी अस्पताल से डॉक्टर बड़े शहर के लिए रेफर कर देते हैं। फिर गंगा शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल लेकर जाती है, पर वहाँ भी उनके पिता होश में नहीं आते। काफी जांचों के बाद पता चला कि उन्हें अटैक आया है, जिसके चलते बस उनकी सांस चल रही है। डॉक्टर ने कहा अब इन्हें घर ले जाओ, ये कुछ क्षण के मेहमान हैं। तो भी गंगा का मन नहीं मानता। वह हॉस्पिटल में ही लिए रहती है और अगली सुबह ही गंगा के पिता पंचतत्व में विलीन हो गए। तभी गंगा फूट फूट कर रोने लगती है, जैसे उसके सिर से पिता का सहारा ही उठ जाता है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। किसी तरह वह घर में खबर भेजती है तो जमुना भी पिता के ना रहने की खबर सुनकर होश खो देती है और सदमे में आ जाती हैं। गंगा के पिता के पार्थिव शरीर को घर तक पहुंचने में सारी रात का समय ही लगना था। यहाँ घर पे सभी का रो रो कर बुरा हाल था। किसी तरह रात गुजर ही गई और सुबह के पहले पहर में ही पार्थिव शरीर को लेकर घर पहुंच जाते हैं। सारे घर में मातम छा जाता है। वही जमुना सदमे में डूबी हुई सभी को शांत कराती है। सभी बिलखते हुए अंतिम संस्कार के लिए ले जाती है और गांव के बाहर ही संस्कार किया जाता है। घर परिवार में शोक के अंधेरे में डूबा रहता है। उधर जमुना की हालत भी बहुत बिगड़ जाती है। वह बार बार सदमे का शिकार होती है। समय बीतता गया और गंगा के पिता का 13वीं संस्कार भी हो जाता है। अब घर के सभी लोग गमी में ही डूबे रहते हैं और अब गंगा की चिंताएं और भी बढ़ जाती है। अब उसे मायके की चिंता और भी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि हसमुख और जमुना दोनों गंगा से छोटे ही है और माँ भी उसकी चिंता अब गंगा को और भी सताने लगती है। अब गंगा अपने ससुराल नहीं जा पाती।
कुछ दिन ससुराल के लोग भी साथ देते रहते हैं और गंगा कुछ दिन जमुना को शहर के बड़े अस्पताल में इलाज के लिए ले जाती हैं और उसका इलाज कराती है। फिर घर लाती है तो उसकी देखभाल भी अच्छे से करती हैं। तो जमुना कुछ दिनों में एकदम स्वस्थ हो जाती है, पर उसके पिता के ना रहने के घाव तो भरे नहीं थे। सभी घर पर ही रहते हैं। अब घर खर्च भी चलाना मुश्किल हो रहा था। तो कुछ दिनों गंगा के पति कुंदन ने हर तरह से मदद की। कुछ दिन ऐसा चलता रहा। कुंदन भी अपने काम पर ही थे, हसमुख भी अभी कोई काम नहीं करता था। तो गंगा की चिंता और बढ़ गई। तो वह कुंदन से अनुमति लेकर फिर से शहर चली जाती है और अपनी बेटी परी को भी साथ ले जाती है, जो कि अभी 1.5 साल की ही थी। गंगा फिर से एक रूम तलाश करके रहने लगती है, जहाँ पर उसकी एक बचपन की दोस्त रहती है। 1-2 दिन बाद गंगा काम पे जाने की सोचती है, तो परी के चलते वह चाहकर भी नहीं जा पाती। तभी गंगा जमुना को भी शहर बुलाती है। अरे जमुना, शहर आ जाओ, तुम रूम में ही परी के साथ रहना और मैं कोई ऑफिस पकड़ लूंगी। जमुना जैसे ही दीदी के ये सब सुनती है, तो उसके मानस पटल में पहले की हुई घटना का चित्रण चलने लगता है। तो वह कुछ क्षण खामोश सी हो जाती है, जैसे उसे आभास सा होता है कि अब जाने क्या होगा। वह ना तो हाँ बोलती है, ना ही ना कह पाती। बड़ी ही असमंजस में होती है और अगले सुबह वह सैर के लिए निकल जाती है और दोपहर तक वह शहर पहुंच जाती है। और दूसरे ही दिन से गंगा काम की तलाश में घूमने लगी। अब गंगा की जिम्मेदारी और बढ़ गई। उसे तो पैसों के बगैर नींद ही ना आती थी। कभी कोई ऑफिस या फिर कोई दुकान, किसी से भी पैसे ले लेती और लोगों की जरूरत पूरी करती। इज्जत मान मर्यादा को तो जैसे बेच ही डाली थी। और कभी किसी के साथ जमुना को भेजना भी शुरू कर दी। बहुत बार तो बेबस सी जमुना भी मनोरंजन का साधन बनी। तभी एक दिन जमुना रूम से निकलकर दुकान पर जा रही थी। तभी उसकी नजर एक लड़के पे पड़ी, जो काफी दिन से जमुना को ही निहारता रहता था। उस दिन जमुना बोल ही पड़ी, ओए ऐसे क्यों घूरते रहते हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? मैं मेरा नाम राज है। और तुम? मैं जमुना। तुम कहाँ रहते हो? यहीं पास में ही मेरा घर है। अच्छा, तो इस मोहल्ले में हो? हाँ। और तुम कहाँ रहती हो? मैं भी इसी मोहल्ले में हूँ। ओह अच्छा जी। इतनी बात करने के बाद जमुना चली जाती है और राज बिना पलक झपकाए उसे देखता रहता है, जैसे जमुना की चाल ढाल को अपने हृदय में बसा लेता है। जमुना भी रूम में जाकर बस उसी पल को बार बार दोहराती है और उसी के ख्यालों में खो जाती है, जैसे उसे अपने अंधेरे जीवन में राज नाम की रोशनी ही आ गई हो। अब तो सोते जागते बस जमुना राज के ख्यालों में ही खोई रहती, ना चाहते हुए भी। एक बार तो राज के दीदार के लिए दुकान तक आती और उसे देख के ही बड़ी खुश हो जाती। ऐसा करते करते 15-20 दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन राज अपनी आंटी के घर जाता है। वह कुछ देर बैठता है और फिर बच्चों के साथ छत पर जाता। तो वहीं बगल की छत पर जमुना कपड़े फैला रही थी। तभी राज की नजर जमुना पर पड़ती है, तो जैसे उसके दिल में बहारें छा जाती है। उसके मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकलते। तभी जमुना भी पलट कर देखती है, तो वह भी खुशी से उछल जाती है और एक आवाज लगाती है, राज तुम यहाँ कैसे? अरे मैं तो यहाँ अपनी आंटी के पास आया हूँ, पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी जमुना हंसते हुए कहती है, यही तो रहती हूँ मैं, ये तुम्हारी आंटी का घर है? तभी राज कहता है, हाँ यहाँ मेरी आंटी रहती है। तभी दोनों एक दूसरे को बिना पलक झपकाए देखते रहे, जैसे इशारों से ही अपने दिलों की बात बता रहे हो। तभी गंगा भी धीरे से वहां आती है और दोनों को देखती है, तो वो दोनों एक दूसरे में खोए थे। गंगा वहां से चली जाती है। फिर कुछ देर बाद वह दोनों बातें करती हैं। जमुना ठाके लगाकर हंसती रहती है और राज उसकी हंसी में ही खो जाता है। फिर जमुना अंदर चली जाती है और राज भी छत से नीचे उतर जाता है और कुछ देर अपनी आंटी से बात करने के फिर घर चला आता है।
वह घर जाकर भी पागल सा हो जाता है। जहाँ भी देखता है तो जमुना ही नजर आती है। उसे पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है। शायद वह अंदर ही अंदर जमुना से प्यार कर बैठा था। उधर जमुना भी राज से बातें करके बहुत खुश होती है और उसकी खोई हुई हंसी जैसे वापस मिल जाती है। वह भी दिनों दिनों रात बस राज के ख्यालों में खोई रहती है। गंगा भी जमुना को खुश देखकर खुश होती है कि शायद जो खुशी वह जमुना को नहीं दे पाई थी तो वह राज में उसे नजर आती है। अब राज भी रोजाना अपने आंटी के घर आने लगता है और इसी बहाने से जमुना से भी मुलाकात हो जाती थी। उन दोनों के बीच नजदीकियां भी बढ़ती गई और जब गंगा को पता लगा कि वो दोनों करीब आ गए हैं तो वह राज को अपने घर की परिस्थितियों से अवगत कराने लगी। कभी किसी काम को तो कभी किसी काम के लिए राज से पैसे मांगती रहती थी। अब धीरे धीरे राज जमुना की घर की परिस्थितियों को समझता रहा। जमुना तो अपना हर सुख दुख राज से बांटने लगी, लेकिन एक तरफ गंगा की पैसों की भूख बढ़ती रही और गंगा और अन्य लड़कों को भी भेजती जमुना के पास। तो अब जमुना राज से कह गई सबको दूर करवा देती। एक दिन जमुना को अचानक पेट में दर्द उठा और वह अचानक बहुत बीमार पड़ गई और गंगा के पास तो पैसे थे नहीं कि वह इलाज करा सके। वह जमुना को इलाज के लिए बड़े शहर लेकर जाती है और फिर राज को फोन करके बुलाती है और जमुना की कंडीशन बताती है तो राज दौड़ा चला आता है और जमुना का इलाज कराता है। जमुना का इलाज कराकर घर लाता है। जमुना जब घर आती है और पूरी तरह स्वस्थ हो जाती है तो गंगा जिस भी काम के लिए जमुना पर दबाव डालती है तो वह मना कर देती है। गंगा राज को ही मोहरा बनाती है और जो भी घर के कामकाज में पैसों की जरूरत होती है तो समय समय पर राज से ही मांगती है। राज भी सारी जरूरतें पूरी करता रहता है। समय बीतता गया और जमुना और राज एक दूसरे के करीब आते गए। अब उन दोनों के बीच इतनी घनिष्ठता हो गई थी कि दोनों को अलग रखना तो मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। शहर में ही रहते हैं और उसका बर्थडे होता है तो सुबह सुबह ही तैयार होकर राज को फोन करती है। कहाँ हो राज, आज तुमको याद नहीं कि मेरा बर्थडे है, चलो कहीं घूम कर आते हैं। राज ठीक है, तुम लोग रेडी होकर आओ। हाँ ठीक है, अभी आती है। कुछ देर बाद दोनों बहनें रूम से निकल जाती है और राज के साथ शहर के ही मंदिर में घूमने जाती है। घूमते घूमते तीनों शाम होते ही घर आती है और घर पर ही राज केक लाता है तो जमुना केक काटती है और वह राज के साथ बहुत खुश होती है। पर गंगा जो हर समय राज से पैसे मांगती रहती है तो कभी कभी जमुना भी भड़क उठती है क्योंकि कहीं ना कहीं अब वह सच में राज से प्यार करने लगती है। राज भी हर समय जमुना की खातिर गंगा को पैसे देता रहता है। वह भी मजबूर सा हो जाता है। कभी तो उसके पास पैसे होते हैं, कभी तो नहीं होते, तो वह माँ पापा से किसी न किसी बहाने से पैसे मांगता रहता है। पर पैसे में अंधी गंगा को किसी की स्थिति परिस्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे तो बस पैसे चाहिए होते हैं। अब जैसे जमुना और राज उसके लिए कमाई का जरिया बन चुके हैं। कई जगह से गंगा का कांटेक्ट होने का कारण उसे तरह तरह के लोग भी मिलते हैं, जिसके चलते एक बार तो किसी दूसरे व्यक्ति से पैसों के लिए जमुना के सौदे की बात करती है। जब यह बात राज को पता चलती है तो वह जमुना से कहता है, जमुना या तो तुम अपनी बहन को ही चुन लो या फिर मुझे अब तुम अपनी बहन से मतलब नहीं रखोगी। जमुना कुछ देर तो शांत रहती है और फिर सारे बीते हुए पलों को याद करती है। फिर राज से कहती है कि अब मैं दीदी का साथ नहीं दूंगी, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। तभी राज गंगा से कहता है कि मैं जमुना से विवाह करना चाहता हूँ, पर गंगा मना कर देती है और उसके बदले कुछ पैसे मांगती है तो वह मजबूरी बस दे देता है। धीरे धीरे बात राज के घर वालों तक पहुंच जाती है तो राज के मम्मी पापा कहते हैं, बेटा तुम्हें दीवानगी चढ़ी है तो खुद कमाओ और खूब उड़ाओ, पर जितने पैसे तुम लेकर गए हो तो सब वापस करो और जरा मान सम्मान की मर्यादा भी बनाए रखना। राज के माँ बाप एक सुसंस्कृत परिवार से हैं तो राज को समझाते ही हैं अपने तरीके से, पर राज है कि कुछ लिहाज करे वह सरेआम माँ बाप की आंखों में धूल झोंकता रहा और गंगा बस उसको पैसे के लिए इस्तेमाल करती रही। सुबह का समय था। माँ बाप की बातों से परेशान राज गंगा से कहने लगा, गंगा दीदी तुम मेरे पैसे लौटा दो, मुझे जरूरत है, मम्मी पापा को देना है। तो गंगा कहने लगी कि
पैसे तो नहीं है मेरे पास, पर जमुना की शादी तुमसे करवा दूंगी। राज फिर जमुना को लेकर मौन हो जाता है। तभी आकर वह जमुना से कहता है, मैं नहीं जानता था कि तुम्हारी बहन पैसों के लिए इतना गिर जाएगी कि वह स्वयं देह व्यापार करती रही और साथ ही तुम्हारे जिस्म और भावनाओं से भी खिलवाड़ करती रही, और यहाँ तक कि वह तुम्हें बेचना भी चाहती थी। ये बहन है या न जाने क्या है। अब तुम बताओ जमुना की, तुम क्या चाहती हो। जमुना कुछ आगे पीछे नहीं देखती। वह कहती है कि मैं यदि और उसके पास रही तो मर ही जाऊंगी, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, इसलिए मेरा जीवन ही नर्क बना दिया है। तुम ले चलो मुझे यहाँ से दूर कहीं। तभी राज कहता है, मेरे मम्मी पापा कभी इस रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे, कुछ दिन इंतजार करो, कुछ ना कुछ तो करेंगे। ऐसा बोलकर राज शहर चला जाता है और फिर 11 महीने बाद आया है तो जमुना को एक ही दिन में लेकर कहीं दूसरे शहर चला जाता है। वहां से वापस कभी आता ही नहीं, सभी से सारे रिश्ते तोड़कर अपनी अलग दुनिया में।